कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तुम जानते हो, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट तो जो भी दिया रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मोलर मास नीचे रहता है। तो फाइनली हमें ये याद रखना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है चारों में से कोई भी, वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि मोलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगा, मोलर मास घटेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करती है। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करना है वो है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस किस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कैलकुलेट किए गए मोलर मास एबनॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के मोलर मास की अगर बात करें तो तुम तुरंत कहोगे सर 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ वाटर। ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। और एक होता है एबनॉर्मल, जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, उसको कहते हैं एबनॉर्मल। या फिर एक और वर्ड तुम देखोगे यूज करते हो, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे? एक तरफ देखोगे ऑब्जर्व, एक तरफ देखोगे कैलकुलेटेड। ठीक है, तो कैलकुलेटेड जो मोलर मास होगा, जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन ऐसा कब होगा? कब ऐसा होगा कि कैलकुलेट किया गया मोलर मास एबनॉर्मल हो जाएगा? दो केसेस में ऐसा होता है। अगर एसोसिएशन हो मॉलिक्यूल्स का या फिर डिसोसिएशन हो मॉलिक्यूल्स का, तो इन दो में से किसी भी केस में जो मोलर मास कैलकुलेट किया जाएगा थ्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो मोलर मास कैसा होगा? एबनॉर्मल। एसोसिएशन का मतलब है, एसोसिएट करने का मतलब तुम समझते हो, एक जगह इकट्ठा होना, सबका जुड़ जाना। जैसे तुम एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो ये डाइमर बनाता है। मतलब ये है कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर के वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइमर बनाया, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन हो सकता है, तीन मॉलिक्यूल से जुड़ सकते हैं कहीं कहीं पे। तो अगर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो जो इसका मोलर मास आना चाहिए था, जो कि हमें पता है कि 60 ग्राम पर मोल, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, लेकिन वहां क्या देखा गया? 120 ग्राम पर मोल। तो डिफरेंस आया, मतलब आना चाहिए था 60 ग्राम पर मोल, आया 120 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये है कि जो, और ये 120 कहां से निकाला गया? कैलकुलेट करके निकाला गया। मतलब हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और वहां से हमने मोलर मास फाइंड किया। तो एसोसिएशन के केस में जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, तो जो रिजल्ट वहां पर आ रहा है, जो बातें निकल के आ रही है मोलर मास से रिलेटेड, वहां ये देखने को मिला कि जो आना चाहिए था वो नहीं आया, बढ़ गया। क्यों? मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो गए, जुड़ गए तो मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा हो गए इकट्ठा, तो उनका मोलर मास भी क्या हो गया? बढ़ गया। बिल्कुल, मोलर मास बढ़ा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक तो एसोसिएशन के केस में जो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, ये हमारा हो गया एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल कौन सा है? 60 ग्राम पर मोल, ये हमारा नॉर्मल मोलर मास है। और ये कैसा? एबनॉर्मल। ठीक इसी तरीके से मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे मान लो KCl, इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो KCl की टेंडेंसी क्या है? वाटर के अंदर जाने पे तुमको पता है कि आयंस में ब्रेक हो जाता है, K+ और Cl-। तो यहां पर जो केस है वो डिसोसिएशन का है। तो डिसोसिएशन के केस में जो भी इसका मोलर मास होना चाहिए था, मॉलिक्यूल्स टूट गए, मोलर मास अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां मोलर मास क्या हो गया था? बढ़ गया था, यहां मोलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो कि सपोज 74 पॉइंट जो भी KCl का तुम निकालो, K और Cl का जोड़ोगे 74 पॉइंट समथिंग अगर आना चाहिए था, तो ये घट करके 37 पॉइंट समथिंग आ गया। इसका मतलब आना चाहिए था 74 पॉइंट समथिंग, जो इसका
नॉर्मल मोलर मास है, लेकिन रिजल्ट कितना आ रहा है 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो इसका एबनॉर्मल मोलर मास है। और ये एबनॉर्मल मोलर मास हमने कैसे कैलकुलेट किया? बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एग्जैक्टली यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, लेकिन हाँ अगर केस में ना एसोसिएशन हुआ हो ना डिसोसिएशन हुआ हो, उस केस में जो मोलर मास निकल करके आता है वो सही आता है, वो एक्यूरेट आता है। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ हो मॉलिक्यूल्स का, तो उस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कैलकुलेट किए गए जो मोलर मास होंगे वो एबनॉर्मल मोलर मास कहलाते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये टॉपिक समझने के बाद हम लोग चलेंगे अब अगले टॉपिक की तरफ कि क्या फॉर्मूला में चेंज किया गया, क्या चेंजेस लाया गया, कैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ठीक करेंगे। इन सब चीज को बनाने के लिए एक साइंटिस्ट है वेंट हॉफ, उन्होंने अपने तरफ से एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारा क्या है, जिसको डिनोट किससे किया गया? आई से। अब ये आई क्या है? आई बस डिनोट करने का तरीका है, बेसिकली ये रेशियो है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि एबनॉर्मल सीपी इज इक्वल टू आई इंटू नॉर्मल सीपी। नॉर्मल सीपी मतलब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल सीपी मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब फाइंड होगा? जब केस एबनॉर्मल वाला होगा, या तो एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन वाला। तो उस केस में जो एबनॉर्मल सीपी निकलेगा उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? तो नॉर्मल सीपी में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे? आई से। अभी आई की वैल्यू एसोसिएशन के केस में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में देखेंगे तो क्या होगा, कभी 1 से छोटा होगा एसोसिएशन होगा तो, डिसोसिएशन होगा तो फिर 1 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर ना ही एसोसिएशन हुआ और ना ही डिसोसिएशन हुआ, उस केस में जो हम निकालेंगे वही रियल आंसर होगा। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, जो नॉर्मल वही एबनॉर्मल, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। जैसे आप फॉर्मूला को ऐसे देखेंगे कि मान लो कि आपको एबनॉर्मल सीपी निकालना है, ये भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा टीबी, ये एबनॉर्मल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इज आई इक्वल टू के बी इंटू एम। ये के बी इंटू एम तो आपने पहले पढ़ा है, ये पहले हमने तरीका पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा क्या निकालने का? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का। लेकिन आज हम उसको नाम क्या दे रहे हैं? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उस नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम वेंट हॉफ फैक्टर मतलब आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हमने इसको डिनोट किया किससे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब पहले आप इसको पढ़ो, समझो, फिर अब हम आई पे आते हैं, मतलब वेंट हॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम वहां पर आते हैं। ओके, पहले इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब इस पॉइंट पर कि वेंट हॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी आपको बताया वेंट हॉफ फैक्टर क्या है। वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली एक रेशियो है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए यूज किया जाता है कि कितना एसोसिएट हुआ या कितना डिसोसिएट हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए। तो अभी जो हमारे पास आई के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीन फॉर्मूला में लिखा है। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, रेशियो है ये। नॉर्मल वाला कौन है आपको बताया, नॉर्मल उसको कहते हैं जो नॉर्मली होता है, जैसे वाटर का 18 नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तब जो निकल के कैलकुलेटेड वाला आएगा, हम कह सकते हैं इसको हम ऑब्जर्व्ड वाला भी कह सकते हैं कि नॉर्मल वाला कौन है? ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और ये कौन हमारा नॉर्मल? कैलकुलेटेड। तो आप नॉर्मल एबनॉर्मल को याद रखो, चलेगा। तो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए तुम देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल, मतलब उल्टा है एक दूसरे का। इसलिए यहाँ एबनॉर्मल मोलर मास लिखा है तो यहाँ नॉर्मल सीपी लिखा है, क्योंकि ये दूसरे का ऑपोजिट है। अगर एबनॉर्मल मोलर मास तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर नॉर्मल मोलर मास तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला हमें रखना है ध्यान में कि कैसे हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उसको ऊपर रखना है,
और नीचे रखना है कि इनिशियली कितना लिया गया था सॉल्यूट, इनिशियली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये जो रिजल्ट्स है ये हम लोगों को याद रखना है कि आई का क्या होता है वैल्यू, आई का क्या होता है फॉर्मूला। इसके बाद हम यहाँ पर आपको एक और चीज बता देते हैं कि अच्छा इसको रहने देते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि आपको बता रहे थे कि आई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, लेस देन 1। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। और जब नो एसोसिएशन, ऐसा जिसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, या नो डिसोसिएशन, तब आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला है हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, अगर हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी भी एक बार बताया था आपको कि डेल्टा डीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये वाला हमारा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये हमारा एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, तो वहां हमें आई यूज करना पड़ेगा साथ में फॉर्मूला में। उसी तरीके से अगर आप देखोगे PA0 माइनस पी ऑफ सोल्यूशन बाय PA0 इज इक्वल टू, जो हम पहले क्या जानते थे, WB बाय MB, और यहाँ WA और यहाँ लगाएंगे MA। ए कौन था, सोल्यूट सॉरी सॉल्वेंट, और B कौन था, सोल्यूट। तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से। मतलब जो भी फॉर्मूला में पाई इक्वल टू आप जानते थे CRT, यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से, तब जाकर के हमारा निकल पाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे ये आपको हमने बता दिया। अब आने वाले क्लासेस में हम ये देखेंगे, इस पर ये तो खैर 11th का टॉपिक है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आई का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि हम इसको थोड़ा डिटेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। पहले आप सब लोग यहाँ तक पढ़ के रखेंगे, ओके।